अच्छा मोहतरम, वही लेक्चर 25 कंटिन्यू हो रहा है। ये कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव हो गई है? ये कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव हो गई है? तो इसमें जरूरी नहीं होता कि एम्प्लॉयर आकर एम्प्लॉय को सैलरी अपने हाथ से पकड़ाए। इसके कई तरीके होते हैं जिसमें समझ लिया जाता है कि सैलरी बोलें क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। तो इसके कई तरीके हैं। अल्लाह आपका भला करे। हम पुराने नोट्स ढूंढ रहे हैं ताकि कम से कम हमें तो दोबारा डायग्राम ना बनानी पड़े ना। अल्लाह अकबर, पुराने नोट्स कितने रह गए? तुसी कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, पिछले साल भी 7 ही था। हाय 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 हाय, सॉरी। अच्छा, तस्वीर खींच। अभी जब मैं हटूंगा तो एक बंदे की तनख्वाह है 50,000। कितनी तनख्वाह है? 50,000। किस कहीं जगह पे नौकरी कर रहा है, 50,000 तनख्वाह है। तो उसने एम्प्लॉयर को कहा कि 50,000 में से 23,000 मुझे दे दो कैश में, बाकी मैं घर लेके जाता हूं पैसे, तो पता नहीं चलता खर्च हो जाते हैं। कभी मैं, कभी मेरी बानो, कभी मेरे बच्चे खर्च कर देते हैं। तो ऐसा है कि कुछ पैसा एम्प्लॉयर तुम अपने पास रख लो। तो मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज के कैशियर हैं, वो प्रिंसिपल साहब को जाके कहें सर 50,000 मेरी तनख्वाह है, मुझे सारी ना दिया करें, 3,000 आप अपने पास रख लिया करें, ताकि अगले महीने आऊं तो 6,000 आपके पास पड़े हों, फिर अगले महीने 9,000, और करते करते पूरा 12 महीने में अच्छे खासे मेरे पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल अगर नौकरी की तो फिर एम्प्लॉय मेरे ख्याल से सेविंग अपनी करा रहा है। इस सेविंग का नाम क्या होता है बोलें? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब जहां भी आया करेगा उससे मुराद बास्केट हुआ करेगा। यानी प्रिंसिपल साहब ने एक बास्केट लेके रख लेंगे अपने कमरे में, तो बास्केट या लॉकर समझ लें आज के जमाने में, तो उसके पैसे वहां डालते रहेंगे। बाकी इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी होता है, वो बातें बाद में करनी है। वो पैसे प्रिंसिपल साहब वहां डालते रहेंगे। फील करेंगे आप लोग? हर महीने हमने जरा फास्ट फॉरवर्ड चलाया हुआ है, हर महीने पैसे डालते रहेंगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे 15-20 साल का पैसा उसमें इकट्ठा हुआ होगा, ये वो घर लेके चला जाएगा। तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ सेविंग। ये सेविंग है जो घर नहीं लेके गया, कॉलेज में इसने रखवा दी। अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन। इसने प्रिंसिपल साहब को कहा कि जी मैं जरा बिजी होता हूं, आपको पता है इतना ज्यादा काम होते हैं, तो मेरे बच्चे की स्कूल फीस इस 50,000 में से काट लिया करें 5,000, और ये जो है जमा आप ही किसी बंदे को भेज के करवा दिया करें। तो प्रिंसिपल साहब ने किसी पीएन को कहा जाओ यार इनके बच्चे की फीस भी जमा करवाओ, कोई मसला नहीं। तो लेकिन पैसे कहां से काटे? उसी 50,000 में से। अप्लाइड अंडर द लॉ। तो हमारे कॉलेज के जो एम्प्लॉई हैं जिनको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, वो रास्ते में ना सिर्फ इशारा तोड़ के आए बल्कि इशारे का खंबा भी तोड़ के आ गए। तो पुलिस वालों ने उनको आके पकड़ा, तो प्रिंसिपल साहब ने 7,000 देके पुलिस वालों को जान छुड़वाई। छोड़ दो यार हमारा एम्प्लॉय। उन्होंने कहा 7,000 दो, खंबा जो है 2,000 उसका और 5,000 खंबे का। तो 7,000 रुपये जुर्माना है, तो 7,000 रुपये जुर्माना देके जान छुड़वा ली। क्या नोट कर रहे हो? क्या नोट कर रहे हो? मैंने क्या नोट करने को? मैंने क्या नोट करने को? मैंने क्या नोट करने को? भाई मुझे पहले जरा समझा लेने देना सर। पहले प्यार से बात कर लिया करें और बाद में भी प्यार से बात कर लिया करें। अच्छा, अप्लाइड। ओ तुम सीरियस हो गए थे? मैंने उसे मारना था। मैं जा रहा था इधर, ऐसे बैठे हुए। हमने क्यों मारना है किसी के बच्चे? हम अपने बच्चों को नहीं मारते, आप भी माशाल्लाह। अच्छा, अप्लाइड अंडर लॉ कितना हो गया? 7,000। तो इसी तरह मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल का क्या मतलब है? यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाई ये पुराना एसी है एक, तकरीबन 12,000 का है, ये तुम घर लेके चले जाओ। तो वो 12,000 वाला एसी एम्प्लॉय घर लेके चला गया। लेकिन कटते कटते बेचारे को पैसे बैलेंसिंग कितने मिले? बैलेंसिंग पैसे कितने मिले? लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना डाला करेंगे? पूरा 50,000। क्या हम 23,000 डालेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में या पूरा 50,000?
क्योंकि सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय को ही ये बेनिफिट मिल गए ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब जब रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसे घर लेके जा रहा होगा तो ये दोबारा उसकी इनकम में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये कब ऐड हो गए हैं, हर महीने साथ साथ ऐड हो गए हैं। ये सारे फायदे किसको मिले हैं, एम्प्लॉय को। लेकिन पैसे कितने घर लेके गया वो, लेकिन इनकम में कितना जाएगा। हुण कर नोट, अब तूने मोबाइल इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा पहले मैं नोट कर लिया था। A1 A2 ही कर देना। ये बच्चे का मसला देखो और आईटी वालों को। और क्या हाल है, अबू अम्मी से बात हुई कल? सुबह हुई थी। कितनी देर की? 10 मिनट। इसको ऐसे ऐसे बढ़ा के 15 मिनट पे लेके जाओ। शाम को भी 3 दफ़ा होगी थी, ठीक है, ज़्यादा होने लगी है। पढ़ भी लिया करो। इस तरह तो नहीं बच्चों की तरह मैसेज करते हो, मैं उठ गया, मैंने खा लिया, मैं सोने लगा। मैं क्या, शायद लाइव अपडेट रखते हैं आप। जज़ाकल्लाह। सीधे हाथ से ओके। जो स्लो नोट करते हैं उनको ये ना कहा करें कि पिक्चर ले लो, उन्हें क्या करें जल्दी नोट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, लेक्चर अब भेज दिए गए हैं। दुनिया के सारे काम छोड़ के जल्दी जल्दी लेक्चर अटेंड करें। चलें जी, ये जल्दी से A1 अपलोड करवाओ उन्हें को। When a salary is assumed as received, ये कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव हो गई है? A person shall be assumed as having received an amount, benefit or perquisite if it is actually received by person। actually received कितनी हुई है? 23,000। applied on behalf of person, applied on person से मुराद यहां एम्प्लॉई है। applied on behalf of person, भाई तस्वीर applied on behalf of person, person से मुराद यहां क्या है? अप्लाइड का मतलब बताएं। अप्लाइड ऑन बिहाफ, बेटा आपके लिए फ्रिज में तरबूज साइड पे करके रख दिया है, वो तो बाद में मिलता नहीं छोटा भाई का। अप्लाइड ऑन बिहाफ, आपके लिए अलग करके रख दिया है। तो किसके लिए अलग करके रख दिए पैसे? इसकी मिसाल लिखिए आगे, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? यही तो मैंने भाई डिटेल से बताया है। प्रोविडेंट फंड बताएं क्या होता है कि प्रिंसिपल साहब अपने पास एक लॉकर रख लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय के 3-3 हजार संभालते रहते हैं और रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय को दे देते हैं। क्या चीज? नहीं नहीं, जो जो हमारे सिलेबस में होगी इंशाल्लाह हम चीजें बताएंगे। क्या चीज? म्यूचुअल फंड और इसमें क्या फर्क है? जो हमारे सिलेबस में चीजें होंगी हम बताएंगे इंशाल्लाह।
पॉइंट नंबर बी, सिलेबस बड़ा है, मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाऊंगा, आप खुद ही कहेंगे सर ये कहाँ निकल गए, तो पहले से सिलेबस खत्म करा लो। पॉइंट नंबर बी, एट इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन, यानी एम्प्लॉय ने इंस्ट्रक्शन दी के बच्चे की फी नहीं, मेरे बच्चे की फी, यानी बच्चे की फी स्कूल, अप्लाइड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के तहत। इसकी कई मिसालें हो सकती हैं, हो सकता है एम्प्लॉय ने कोई सेल्स टैक्स जमा कराना हो, एम्प्लॉय ने कोई और टैक्स मारा हो गवर्नमेंट का, तो वो एम्प्लॉयर जमा करा दे, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराएगा या उसकी तनख्वाह से काट के जमा करवाएगा। मेड अवेलेबल टू पर्सन, मिसाल के तौर पे बेनिफिट इन काइंड, जैसे हमने इधर एयर कंडीशनर की मिसाल की है। क्लियर? ओके। पॉइंट नंबर 2, any salary received by an employee from any, whether of a revenue nature or कैपिटल नेचर की सैलरी कौन सी होती है जो कोई जिंदगी में एक दफा मिलती है, इसका नाम, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल नेचर की सैलरी है, इसका नाम, इसकी मिसाल है गोल्डन हैंडशेक। तो जब काफी से लोग गवर्नमेंट के पास बूढ़े हो गए थे, 50-55 साल के हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने कहा आप चले जाएं नौकरी छोड़ के, हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक, सोने का हाथ में ला लें हमारे से, मतलब कुछ पैसे आपको दे देते हैं। तो इसको कैपिटल नेचर का इनकम कहते हैं, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं, कैपिटल नेचर की इनकम, जैसे वन ऑफ टाइप इनकम। रेवेन्यू तो वैसे जो हर महीने तनख्वाह मिलती रहती है। पॉइंट ए, बस मेरे ख्याल से खत्म करते हैं यहां तक और फिर वो शुरू करते हैं, क्योंकि वो आपने चैप्टर 5 की भी जब याद करनी है ना डेफिनेशंस, तो वो शुरू करते हैं चैप्टर 18 का कोई न्यूमेरिकल। पॉइंट नंबर एनी पे, एनी वेजेस, अलाइन हो जाए ना, मेरे पास आओ। एनी पे, एनी वेजेस, एनी रिम्यूनरेशन, कोई भी तनख्वाह, गिवन टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे और पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। पेमेंट इन लीव ऑफ लीव लिख लें क्या होती है? पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव होती है, तुमने छुट्टियां नहीं की, तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं, तुमने छुट्टियां नहीं की, तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं। उस्मान या बिलाल है ना, देखी हुई आपने, उनमें से किसी एक को बुला दें। देख रहे हैं साथ वाला जुमे की तैयारी करके आया हुआ था। किसी दिन इसको ले जाएं बादशाही मस्जिद में फजर पढ़ाने के लिए। देखे मीनारे पाकिस्तान जब से लाहौर में आए हो, सीए के बाद देख लेना। स्टेटस आप लोगों ने लगा दिया था बिजी टिल अगस्त, क्या रिप्लाईज आए थोड़ा सा शेयर करें जरा। बैठ जाओ जी। एक अच्छा, और ये क्या लगाया? रिजल्ट आ गया। क्यों बिजी होने लगे हो? गुड जी। अच्छा, रिप्लाई आया कि पढ़ना फिर भी नहीं, ये किसी जानने वाले ने किया होगा ना जो ज्यादा जानता है। अच्छा, ड्रामे ना कर, ऐसे दोस्त ना रखा करो जो इतने फ्री हो जाएं जी। जान छोड़, शुक्र है किसने किया था, ठीक है शुक्र है तू बिजी हो गया, चल मुझे तो तंग नहीं करेगा। पॉज करो। चैप्टर 7 किधर चला गया हमारा? लीव पे और पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, मैंने आपको बताया ये होता है कि आपने कोई वो छुट्टियां की तो उसके बदले गवर्नमेंट ने आपको पैसे, छुट्टियां नहीं की उसके बदले गवर्नमेंट ने को पैसे दे दिए। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम होता है, ठीक है। बहुत ओवर टाइम ज़्यादा बैठे तो गवर्नमेंट ने, वो एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट भी दे सकती है अगर आप गवर्नमेंट के नौकर हैं। कमीशन
दे दिया आपने, कोई अच्छा काम किया, फीस दे दी, ग्रेचुटी दे दी। ग्रेचुटी किस वक्त मिलती है? रिटायरमेंट के टाइम पे। ग्रेचुटी आमतौर पे किस वक्त मिलती है? रिटायरमेंट के टाइम पे। किन लोगों को मिलती है वो फिर हम देखेंगे, और ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड में फर्क भी देखेंगे। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा बेटा तुझे ₹1,00,000 दूंगा अगर तू शेर की मूंछ का बाल उतार के लाएगा। जड़ी बूटी को इस्तेमाल करना होगा उस बाल को, कहीं पे दवाइयां बना रहे होंगे। तो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट होता है ऐसा काम कहना जो कि प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है? अनप्लेजेंट है। आसान है या डेंजरस है? डेंजरस है। तो एम्प्लॉय को आपने कोई अनप्लेजेंट या डेंजरस काम कह दिया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा बोलें? जो पैसे एम्प्लॉय को आपने दिए, आपने कहा शाम का जहर निकाल के ला, हो, तो बस आपने फिर शाम को मारा जहर निकाल के, सर ये जहर आपके लिए है वो, ठीक है। क्या चीज भाई कह रहे हैं? क्या कानून के अंदर ये चीज मना होगी कि उसको ऐसी हरकत के लिए नहीं भेजना? भाई हम तो आने वाले दिनों के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपने चोरी करके पैसे कमा लिए तो ये भी आपकी इनकम है। तो मतलब एक हो गया, हमने तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है ना, हमने ये तो नहीं देखना ये काम सही था या गलत था। बहुत से काम तुझे भी पता है ना गलत है, करते हैं ना, मैं भी कर हो जाते हैं, मतलब आप तो नेक लोग हो, मेरे से हो जाते हैं। तो अच्छा चलें जी, चैप्टर 18 निकाल लें। तो उन्होंने बुलाया सी फोटो कॉपी आएगा, मैंने पता नहीं है। चलें भाई, कोशिश हम करते हैं ग्रुप में इसका वो भी भेज दें। आप लोग एक अच्छी सी तस्वीर खींचें इसकी, पहले यहां तक एक तस्वीर खींचें। ये किताब में 498 पेज है, पता नहीं क्वेश्चन 41 है चैप्टर 18 में, ठीक है। और हम आपको 5 से 7 मिनट दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लें, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करना शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करने से पहले जरा इसकी रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। वीडियो पॉज करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। तसल्ली से घर में बैठ के वीडियो पॉज करके सो नहीं जाना कि 2 घंटे बाद आके दोबारा चला दे। अच्छा कितने पहुंचे हो तुसी? रिक्वायरमेंट क्या है बताएं जी? रिक्वायरमेंट नीचे वाला पार्ट भी ना पढ़े। रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल अंडर हेड कैपिटल गेन। सिर्फ कैपिटल गेन इनकम निकालनी है। ऑल्सो स्टेट द फॉर इग्नोरिंग एनी गेन, और कोई गेन लॉस इग्नोर करते थे आप लोग कैपिटल गेन के चैप्टर में? ज्वेलरी वगैरह का लॉस इग्नोर करते थे और बहुत सी चीजें इग्नोर करते थे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नरगस बाजी एज्यूमिंग दैट वो इसके अलावा और कुछ नहीं कमा रही जो आपने गेन निकाला है पॉइंट 1 में। यानी कि इनकम निकालो और टैक्स निकालो, वही सवाल है। और तो सवाल की रिक्वायरमेंट को तस्वीर खींचने की क्या जरूरत है? उसने पूछा कि इनकम निकालो और नीचे जाके क्या निकालो? टैक्स निकालो। चलो जी वीडियो पॉज कर दो 5 मिनट। जय होप सब हजरात ने कर लिया होगा, नहीं किया तो दोबारा पॉज कर दें और कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे लंबे चौड़े लफ्ज पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे जरा पढ़ते हैं ज्वेलरी। चलें पेंटिंग पढ़ते हैं। पेंटिंग पेंटिंग कितने की बेची इसने? 12 लाख की। कितने की बेची? 12 लाख की। बाजार में कितने की बिक सकती थी? 12 लाख की। बड़ी समझदार निकली नरगिस, बिल्कुल मार्केट प्राइस के मुताबिक सही डील करके आई है, ठीक है। किस दिन बेची है पेंटिंग? हमारे साल टैक्स ईयर 2022 में 16 सितंबर 21, यकम जुलाई 21 से शुरू हो चुका है ना अगला हमारा साल। कितने की खरीदी थी इसने पेंटिंग? 17 लाख की। कितने की खरीदी थी? 17 लाख की। किस दिन खरीदी थी? 2017 में खरीदी थी। तो बोलें अगर 12 लाख में बेच दूं मैं पेंटिंग 17 लाख वाली, तो मुझे पेंटिंग पे क्या आया? और लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं। तो ये एक वैसे ही आपको मिसाल दी है, तरीका क्या होता है पढ़ने का। तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप। बोलें वो पेंटिंग जो 2017 में खरीदी थी 17 लाख की, वो पेंटिंग बाजी ने 12 लाख की बेच दी 2022 में, जो बाजार में भी 12 लाख की थी। बाजी जिंदाबाद। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन नरगिस
ये पाया था विच। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, बताएं जी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज लिखा हुआ है तो जरा 4 सवाल इससे पूछ लेते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो ये पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 37A। जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है इसके साथ कोई नोट शोट भी नहीं ब्रैकेट में यहां डला हुआ, तो बस यही लिखा हुआ है। तो क्या इस गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं। तो क्या किसी कंपनी ने इसके शेयर खरीदे हुए जिसको गवर्नमेंट ने खरीदा है फॉरन, वो वाली जो होती थी? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। तो दैट्स व्हाई सेक्शन 37 विल अप्लाई। और इधर सेक्शन 37A, लेकिन इधर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ये बात याद रखिएगा, सवाल दे ना दे। इधर अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए कमीशन वगैरह वो माइनस कर लेंगे, इधर नोशन। तो इधर क्या लगेगा? सेक्शन 37। इधर क्या लगेगा? 37A। पर्सनल कार का बेचना किसी भी हेड में नहीं जाएगा। सवाल की एक रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उनकी रीजंस बतानी है, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसकी रीजन भी इंग्लिश में लिख के आएंगे जी। आगे पेंटिंग, पेंटिंग इज अ कैपिटल एसेट। क्या चीज? किस पे जी? पेंटिंग कैपिटल एसेट तो है ना, मैं तो पहले ये डिस्कस, कैपिटल एसेट तो है, लेकिन इस पे क्या आया? लॉस। और ज्वेलरी, ये भी कैपिटल एसेट, आगे देख लेंगे इस पे। तो ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, नॉर्मल रिजीम है क्योंकि पब्लिक कंपनी नहीं है ना। ये भी कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, ये भी कैपिटल गेन, इसको भी हम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में डाल देते होते हैं डैश डाल के, माना कि कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन कोई हर्ज नहीं, इट इज ए सेपरेट ब्लॉक इनकम। अच्छा, ये चीजें बिकी कितने की वो लिखा हुआ है, ये चीजें बिक कितने की सकती हैं ये लिखा हुआ है। जब भी कभी सेल प्राइस 2 दे दे कि इतने की बेच सकते थे और इतने की बेची, दोनों में से क्या लेनी है? हायर। तो इसमें हम 30 लाख लेंगे, ये बेच सकती थी 30 लाख के, लेकिन बेचे बेचारी ने 28 लाख के। ये 35 लाख के बेच सकती थी और बेचे भी, पर्सनल कार को तो वैसे ही इग्नोर करना है। और पेंटिंग और 80 लाख, जब बाजी किन्नू पागल बनाया, 76 लाख के बेच सकती थी, लेकिन किसी अनजान को ज्वेलरी की तारीफ करके कितने की बेच आई? बाजी। अच्छा जी, चलें आ जाएं भाई। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम। सर कोई हमें सवाल करा दिया करें ताकि हमारे से टेस्ट में हो जाए। मतलब आप लोग कहते नहीं ऐसे, लेकिन मुझे तो कभी कभी कहने दिया करें। चलें जी। अच्छा, बुरा तो नहीं कोई चीज बनाते, इग्नोर कर दिया करें, ऐसे दुनिया में बस हैं, आपको यूज टू किया जा रहा है, तरफ लोग सुनाते भी हैं करते भी हैं, इसी तरह लोगों के साथ है जिंदगी, क्या करें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट है या डिस्पोजल डालूं? डिस्पोजल डालें ना, क्योंकि डिस्पोज हो गए, लिखा तो हुआ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट डिस्पोज भी हो गई है? इन्वेस्टमेंट परचेज हुई थी और फिर इन्वेस्टमेंट, तो बेहतर है कि इधर लफ्ज डाला करें डिस्पोजल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स। नहीं, वो डालने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, कितने के बेचे, कंसिडरेशन लें दोनों में से हायर। अच्छा, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बस हायर ही उठा लें वो भी ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। हायर ऑफ, कितने के बेच सकते थे? 30 लाख के। कितने के बेचे? दोनों में से क्या लिया करना है? हायर। सो व्हाट इज द कंसिडरेशन? फ्री। व्हाट इज द कॉस्ट? 2। कमीशन वगैरह कोई नहीं है सवाल में। सेक्शन 37A में एक्चुअल खर्चे माइनस करने हैं, वो है नहीं। इन दोनों में से हायर ले लिया और खरीदा था इसने 20 लाख का काफी साल पहले, कितना गेन आ गया? 1 मिलियन रुपीज इन मिनियन, मिनियन मिलियन, मिलियन। पांडे कली करा लो। चलें जी आगे, वो नोट्स का लिंक शेयर करो A1 का जल्दी से ग्रुप्स में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वर्किंग 1 में कुछ जगह छोड़ दें इन 3-4 चीजों के लिए? नहीं, वर्किंग 1 में इन 3-4 चीजों के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी ना।
मतलब ये नहीं कि वर्किंग 1 के आप कर लिए तो वर्किंग 2 नीचे डाल दें, वर्किंग 1 में भी ये भी जाने, ये भी ये वाली चीजें जानी है ना, तो आप कौन सी वर्किंग खोलें? वर्किंग 2। बिल्कुल यहां पे वर्किंग 2 खोल लें या थोड़ा सा थल्ले करके खोलें? चलें, वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स फॉल करते हैं चैप्टर 5 में पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में, ऐसा ही है। और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के साथ लिखा हो या ना लिखा हो, ये हमेशा स्टॉक एक्सचेंज से ही बिकते हैं, एज्यूम करेंगे ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बस स्टॉक एक्सचेंज से ही बिकेंगे, कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। जी, हायर लेनी है ना, बस दोनों में से हायर लेनी है। हाँ 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 हाँ, ऐसा कोई तो सब नहीं है, नई चीजें ना लगाओ। ओके, हायर बताएं दोनों में से। 3.5 और इधर कोई है ही नहीं हायर, ठीक है एक मिनट सब्र कर देना, इधर देख लें पहले। हायर दोनों में से 3.5 और कॉस्ट 2.1। जी बोलें। 3 माइनस 1 पॉइंट, 1 पॉइंट कौन बोल, एक मिनट 1 पॉइंट कौन बोल रहा था? माइनस 0. जैसे उधर रिपेयर अलाउंस माइनस करते थे, माइनस 0.5% ऑफ 3.5 प्लस 2.1, और आप जवाब दे दें 1.372। 1.37 कर लो, 1.37 डन। ओके, नेक्स्ट। पर्सनल कारकों में से कैपिटल गेन में बेशक डैश डाल के डाल दिया करें, बेहतर होता है। पता है मुझे कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन में लिख दिया करें, कोई नहीं। पर्सनल कार, डिस्पोजल ऑफ पर्सनल कार, डिस्पोजल ऑफ पर्सनल कार में बोले इट इज नॉट अ, लेकिन इस सवाल में मेरा मशवरा है कि यहां लिखने की जरूरत नहीं है नॉट अ कैपिटल एसेट। इस सवाल में उसने वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि जिन चीजों को आपने इग्नोर करना है ना, उनका डैश डूश नहीं डालना, हल्का फुल्का नहीं, प्रॉपर रीजन दे के आनी है। अगर ये लाइन लिखी हो ना तो ही इज एक्सपेक्टिंग सम स्टेटमेंट फ्रॉम यू। खाली डैश डाल के अब गुजारा नहीं चलेगा। तो उसके लिए देखिए, आपने रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व करनी होती है पेपर में पहले सफे पे, रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व करनी होती है अगले सफे पे। ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। मतलब पार्ट ए और सफे पे करेंगे, बी और सफे पे 1 और 2। पता नहीं आप लोगों को पता होगा, ए का 1 और ए का 2 अलग अलग सफे पे सॉल्व करना होता है, या ए पहले सफे पे सॉल्व कर दें, बी दूसरे सफे पे सॉल्व कर दें? ए का 1 और ए का 2 भी अलग अलग करना होता है। पेज जाया होता है कि टेंशन नहीं है, पेज जाया होता है। मैं पूछ रहा हूं करना क्या होता है। चलिए कोई आए कि आपको ईमेल कर दे कि इस तरह है A1 A2, तो हमने 1 कौन ईमेल कर देगा? कौन ईमेल कर देगा? आप कर दोगे। तो जो रिप्लाई आएगा, लूटो मची हुई रिप्लाई नहीं आएगा, जो रिप्लाई आया बता देना। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए का 1 भी अलग सफे पे करना है और ए का 2 भी अलग सफे पे करना है। तो ये मेरा कौन सा सफा खुला हुआ है? फिर ये मेरा सफा मिसाल के तौर पे खुला हुआ है तीसरा सफा। ये कौन सा सफा खुला हुआ है? तीसरा सफा। ये तीसरा सफा खुला हुआ है। पहले सफे के ऊपर मैंने आंसर नंबर 41 के ए का 1 और अगले पे सफे पे आंसर 41 के ए का 2। ये मैं कर रहा हूं, फर्ज करें। अब मुझे बता दें कि इस सफे पे मैंने न्यूमेरिकल में उसकी इनकम निकालनी है और जाके साथ उसका टैक्स निकालना है अगले सफे पे। लेकिन इसी सफे पे एक और रिक्वायरमेंट है, टैक्सेबल इनकम जब निकल आएगी तो इग्नोर करने की
रीजंस देनी है। तो तीसरा सफा, पहला सफा, दूसरा सफा, पहले सफे पे 10 12 13 लाइनें छोड़ के, 10 12 13 लाइनें वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, 12 13 लाइनें छोड़ के मैं लिखता हूं रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी आइटम। उसमें नंबर 1, पर्सनल कार is a movable property, is a movable asset, is a movable property, so it is not a capital asset, so no gain loss is recognized, so no gain loss is recognized। वैसे ये आखिरी लाइन ना भी डालते सो नो गेन लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड गुजारा चल जाना था। थोड़ा थोड़ा टेस्ट में भी कोशिश करें, आप लोग शुरू ही वर्किंग से करते हैं, ठीक है। जुम्मे की तैयारी आगे चलें। तो गोडे क्यों किए, क्यों ऊपर किए हुए थे? वो तो इधर बारिश तो बाहर होनी थी। ओ अच्छा ठीक है, आगे चलें। ये लो टिश्यू फेर लो पहले इस जगह पे, आगे बस टेंशन खत्म हो गया। अच्छा जी, बड़ों को ऐसे कहते हैं बहुत जल्दी दे दिया, यानी कि आप खाला के घर जाएं, आधे घंटे बाद पानी आ रहा है, खाला बड़ी जल्दी पानी आ गया, बंदा माँ यार नहीं बोलते हैं चीजें, ये सीखनी थी, ये 6 7 से पहले, ये चौथी 5वीं से पहले सीखनी थी। आगे चलें। पेंटिंग, पेंटिंग बोल, पेंटिंग, डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग जी, कितने की खरीदी? अच्छा, ये स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल शुरू करवा दिए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा आज। तो ये इनकी ख्वाहिश है कि 41 का ए और बी दोनों करके आए, तो मैं थोड़ा सा बस लेट पहुंचूंगा आज। कर दिया, एब्सेंट हो गया। डिलीट नहीं, फिर बेगम पूछती है क्या भेजा था मैसेज में। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, ओके। आप बोलें जी, डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग में कितने की खरीदी थी पेंटिंग? 1.7 की, और 1.2 की बेच दी, तो गेन आया या लॉस? लॉस आया जी। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग डैश, इग्नोर करें इसको, इग्नोर करना है। नो लॉस, दो पेंटिंग इज अ कैपिटल एसेट ना, नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पेंट। लो जी, पेंट बेच रहा है ये, पेंट, पेंट कहां से आ गया? पेंट बेचने पे नहीं है ये, पेंट। पेपर में जाते जाते तक पेंट हो जानी है। ओके, सही, क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? आगे चलें। ज्वेलरी कितने की खरीदी जी? ओह, C-Note 1, ब्रो अच्छी वाली चीजें चल रही थी, C-Note 1 कहां से आ गया? इनको अटेंटिव करें, इधर देखें पहले। C-Note 1, शी रिसीव्ड द ज्वेलरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। मेरी अम्मी ने ये कड़े मुझे दिए थे, मेरे सरताज। चल अगे, ओ मदर इन लॉ, तो मेरी अम्मी को अपनी अम्मी कह रही है बेगम। शी रिसीव्ड द ज्वेलरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर इन लॉ, ठीक है, कानूनी मदर, एट द टाइम ऑफ हर, ओह शुरू में तो अजीब है, व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 4 पॉइंट एंड द कॉस्ट इन द ब्यूटीफुल हैंड्स ऑफ मदर इन लॉ
मदर इन लॉ के जो नेक हैंड्स थे उनके हाथों में इसकी कॉस्ट क्या थी? 32 लाख रुपया। आप बताएं हमने क्या कहा था, 32 लाख रुपया लेंगे या जिस दिन इसको मिली उस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे? तो इन द हैंड्स ऑफ मदर इन लॉ तो 32 लाख रुपया इसकी कॉस्ट लेंगे और सेल प्राइस तो गिवन है, दोनों में से हायर। तो मदर इन लॉ ने खरीदी कितनी की थी? खरीदा कितने का था ज्वेलरी को? 32 लाख का। मदर इन लॉ में कितने का ज्वेलरी को खरीदा? 32 लाख का। ठीक है, डेट ऑफ परचेज तो नहीं बल्कि डेट ऑफ स्लैश गिफ्ट लिखा होना चाहिए था यहां पे। शादी कब हुई थी नरगिस की? ये भी पता चल गया। यकम में 16 को, यकम में 16 को इसकी शादी हुई थी। तो उस दिन सास की तरफ से इसको क्या मिली? सास की तरफ से इसको क्या मिली थी? ज्वेलरी। कितने की उस सास ने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन जब इसको मिली थी तो कितने की मिली थी वो नहीं देखना होता। सास ने अपने लिए 32 लाख की खरीदी थी और उसके बाद माशाल्लाह सास की चीजों में बरकत, कितने की बिक गई? हाँ, इन दोनों में से क्या लेना है? हायर लेना है। नरगिस तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी दी हुई ज्वेलरी बेच दी। नरगिस, ये कौन बोल रहा है? सास बोल रही है। अच्छा, हाँ, बड़ी समझ आती है आप लोगों को। डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी। अच्छा बताएं जी, कंसिडरेशन क्या लेनी है दोनों में से? हायर। कितनी आ गई? 8। और कॉस्ट 3.2, 4.8। अब न्यूमेरिकल का फेस बना लेते हैं। देखिए नरगिस, इतने सारे एसेट अगर ना बेचती तो आपकी रिवीजन कैसे होती? सैल्यूट टू नरगिस, इतना कुछ इसने किया है तो फिर हम यहां तक पहुंचे हैं। गाड़ी बेच रही है, पेंटिंग बेच रही है, सोना पता नहीं कहां जाने की तैयारियां कर रही है अल्लाह के पास। अच्छा जी, चलें अब हेडिंग दें, इनकम फ्रॉम। साथ वाले के बहुत सी चीजें तुम्हारी अलमारी में ही पड़ी होंगी अनटच्ड और तुम दुनिया से चले जाओगे। जी बोलें जी, इनकम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम। इतनी दूर क्यों जा रही हैं सवाल में? ये इधर देखें ना, इधर देखें 5 और सेपरेट ब्लॉक 1.37। ये आपकी क्या आ गई? नहीं आपकी नहीं, सॉरी नरगिस की टोटल इनकम। जी बोले 7.17। कोई ऐसी इनकम बताएं जिस पे टेबल 1 और 2 वाले रेट ना लगने हों। तो इसको यहां से क्या करें? मिनहा कर दें। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। जी बोलें 1.5 ये क्या निकल आई? टैक्सेबल इनकम। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, पहली वाली। अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड, कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कितनी अमाउंट चार्जेबल है ये बतानी है। ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग। एक मिनट, और अगली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नरगिस। उसके टैक्स लायबिलिटी मालूम करनी है। डन। तो चलें जी अब उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। 5.8 पे रेट लगाएंगे टेबल 1-2 वाला, और 1.37 तो सेपरेट ब्लॉक है, उसके लिए चैप्टर कैपिटल गेन में जाना पड़ेगा। तो 5.8। अच्छा सैलरी है? सैलरी, अगर सैलरी ना हो तो टेबल हमेशा कौन सा लगेगा? 1। 5.8 को देखने जा रहे हैं या 58 लाख को देखने जा रहे हैं? बात एक ही है।
5.8 मिलियन को कहते हैं रुपीज में, 58 लाख को ढूंढना है, लेकिन यहां 5.8 लिखा रहने दीजिएगा। क्लियर? 5.8। जी बोलें भाई। 58 लाख। भाई वो A1 नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं अभी तक उनका A1 हो रहा। अच्छा हो गया। $58 लाख, 16 लाख 10,000 जमा 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। टैक्स जी 16 लाख। यहां आप लोग लिखते हैं, यहां आप लोग रुपीज लिखें, लेकिन आउटर कॉलम में रुपीज इन मिलियन ही लिखिएगा, वो फिर मैं तरीका बताऊंगा। अभी आप 5.8 देख रहे हैं या 58 लाख? 58 लाख, 16 लाख 10,000 जमा 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। अच्छा 58 लाख है, सिर्फ 2 लाख ज्यादा है इससे। अच्छा कैलकुलेटर पे जवाब क्या आ रहा है? 17। नहीं, जो जवाब आ रहा है वो बताएं। नहीं, जो जवाब आ रहा है कैलकुलेटर पे प्लीज वो बताएं। 117 जी, एग्जैक्ट 17 लाख आ रहा है। ठीक है, जो कैलकुलेटर पे जवाब आ रहा है वो आ रहा है 17 लाख। अब बेहतर है कि सवाल का फाइनल कॉलम किसमें चल रहा है? रुपीज इन, तो इधर भी रुपीज इन मिलियन डाल दें। अब 17 लाख को कैलकुलेटर पर, बातें तो आसान सी है, कुछ लोगों को समझानी होती हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सब्र कर लिया करें। कैलकुलेटर पर अगर 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 1.7। तो इधर लिख लें रुपीज इन मिलियन और 1.7। जी टेबल पेपर में दिया होगा। थोड़ा थोड़ा याद तो नहीं कर लिया था? 3-4 पहली वाली लाइनें कर लिया था, चलो भूल जाओ, मेमोरी से डिलीट कर। अच्छा जी, इस टैक्स के साथ डैश डाल के छोटा सा लिख लें, ये टैक्स किसका है? नॉर्मल टैक्स रिजीम का। अब हमने कौन सा टैक्स कैलकुलेट करना है? सेपरेट ब्लॉक का। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज अ सेपरेट ब्लॉक। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज ढूंढें जी। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज कौन सा चैप्टर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कोई परिंदा बोल रहे हैं? ये है ना पेज, नई खरीदी पुरानी खरीदी, बहुत पुरानी खरीदी, नई खरीदी पुरानी खरीदी, बहुत पुरानी खरीदी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये बाय कब की हैं सिक्योरिटीज? 30 जून 13, 30 जून 13। सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिटवीन यकम जुलाई 13 टू 30 जून। ये तो फिर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड आफ्टर यकम जुलाई 22। 22 तो है ही भाई। ये मैंने आपको नहीं दिखाया था एंड पे टेबल के, ये आखिरी लाइन, ये लाइन तो वैसे आई कि आपने डाली है फ्यूचर कमोडिटी, ये सिलेबस की नहीं है। द रेट ऑफ 0% shall be applied on disposal where securities are acquired before यकम जुलाई 13। इन पे कितने परसेंट रेट है?
तो ये अजीब कैटेगरी है जाई, नई, पुरानी, बहुत पुरानी और बाबा जी के जमाने की बहुत बहुत पुरानी। इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन छोड़ें अभी नाम क्या रखना। आप बताएं। नहीं, नाम में क्या रखा है तो सही नहीं, नाम तो होते हैं असरात। अच्छा, टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक। व्हाट इज अ गेन ऑन सिक्योरिटीज? इनटू, अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 13, यानी 30 जून 13 को खरीदी थी। डेट्स वाइज पे रेट सिर्फ कितना लगा है? 0%। जरा देखें कैलकुलेटर के बगैर क्या जवाब आ रहा है। 0 आ रहा है। ओह दैट्स नाइस। नरगिस 17 लाख रुपया निकाल। वो नरगिस नहीं थी खाला रशीदा की बेटी? हद होती है तुम्हारी। जल्दी से लेक्चर अटेंड कर लें, इसका फिर दूसरा हिस्सा हम आपको भेज रहे हैं। जल्दी से लेक्चर अटेंड कर लें, इसका दूसरा हिस्सा हम आपको भेज रहे हैं। ओके, पॉइंट बी। आप जाना तक जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक तरफ कहते हैं प्रैक्टिस करवाएं न्यूमेरिकल्स की, प्रैक्टिस करवाएं। मैंने कहा था हम तो इतनी करवाया करेंगे आप खुद तंग आ जाएंगे, आप कहेंगे बस कर दें हम, बस प्लीज। तो बस ठीक है, जाने जाएं। जिसने घर जाके लेने घर जाके ले। ओ हो नो, ये चक्कर चुक्कर का कोई नहीं है। आप बस बहुत हो गया, अभी पेंडिंग है जिसके लेक्चर हैं हो। ओके, शाहिदा इज अ अच्छा शाहिद, Shahid is a resident and has provided the following information pertaining to tax year 2022. If you want to go in late और घर जाके लेट के लेने लेक्चर, yes you can pause करो एक सेकंड, जिसने उठना जाने दो उनको। चलें जी, मैं और कैमरामैन। Shahid is a resident and has provided the following information pertaining to tax year 2022। मिटा दें। On 16 जून 2018 उसको बंगला मिला है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 मिलियन फ्रॉम हिज फादर ऑन हिज डेथ। बताएं जी, ये बंगला की वैल्यू क्या है जिस दिन अब्बू की डेथ हुई? तो इनको उठा देना, अगर बैठना है तो फिर क्लास लें, वरना तो जाएं फिर रिलैक्स होकर फिर क्लास लें, कोई मसला नहीं। अब्बू ने अपने लिए कितने का खरीद, वो वही सफा तो वही है ना, अब्बू ने अपने लिए कितने का खरीदा था? 40 मिलियन का। लेकिन जिस दिन अब्बू की डेथ हुई उस दिन बेटे को कितने का, उस दिन बाजार में कितने का था? 50 का। ठहर जो, वो नोट करें, ये नोट करें। यकम जनवरी 22 को he decided to sell the bungalow to जमीन। जमीन भाई, ये जरा टाइपिंग सही करवाओ, ये जमीर हो, जमीन, अच्छा जामीन, जामीन हो, नाइस। he sold, अटेंटिव है आप लोग, इसका मतलब है he sold the बंगला to जामीन for 60 मिलियन। जामीन को उसने 60 मिलियन का बंगला बेच दिया। he decided to sell, उसने सोचा कि मैं बेचता हूं इसको 60 मिलियन का, and received a deposit of 60। अब आपको पता है आगे क्या गेम होनी है, बताएं क्या होना है? नहीं बताएं क्या होना है आगे? किसने भाग जाना है? जामीन ने भाग जाना है, और फिर हमने क्या करना है? वापस कर देना है उसको, कब्जा कर लेना है, फॉरफिट पहले ही सोचा होता है। ऑन 14 फरवरी 2022 उसने कब्जा कर लिया इस 6 मिलियन के ऊपर ऑन रिफ्यूजल ऑफ जामिन टू परचेज द बंगलो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ। अब मुझे बता दें ये इनकम कौन सी है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा, किस नाम से? फॉरफिटेड डिपॉजिट। आगे चलें। 31 मार्च को ही सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड, शुक्र है थे ट्रांसफर भी हो गया। ही सोल्ड एंड ट्रांसफर द बंगला टू काजिम, जामिन के छोटे भाई काजिम, फॉर 54 मिलियन। ठीक है जी, आगे चलें। ये कौन सी इनकम हो जाएगी? कैपिटल की इनकम फ्रॉम कौन सी?
सेपरेट ब्लॉक। ओके, अच्छा जी। ही ऑन्स अ फैक्ट्री एट फैसलाबाद, उसके पास एक फैक्ट्री है जो कि फैसलाबाद में है। ऑन यकम जुलाई 2021 हमारे साल के पहले दिन उसने फैक्ट्री की बिल्डिंग को किराए पे दे दिया अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। तो ये इनकम फ्रॉम एट अ मंथली रेंट ऑफ, मुझे तो समझ नहीं आ रही आई क्या 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 सवाल बना रहा है वो, कोई लेवल के हों, कोई आप लोगों को सोचना पड़े। मैं बोलता हूँ कहते हैं ये, मैं बोलता हूँ कहते हैं ये। आई क्या कोई थोड़ा सा जरा लेवल के सवाल बनाए, पता ही ना चले हमें। जी जी, मुझे समझ नहीं आई, ऊंची बताया करें ना। ही लेट आउट दिस फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, था मंथली रेंट ऑफ। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अदर सोर्स में रिपेयर अलाउंस नहीं माइनस होता, अदर सोर्स में पूरी रिपेयर माइनस हो जाएगी। ही ओन्स एन एग्रीकल्चर लैंड इन पंजाब। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे देना हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, ये एग्जेम्प्ट है। मैंने तो आपको बताया हुआ था ना, आम बेचना, अमरूद बेचना एग्जेम्प्ट है अगर आपके बाग हों। मैंने तो आपको ये बताया हुआ था एग्रीकल्चर इनकम माफ है, लेकिन आज एक नई चीज बता रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड को भी किराए पे देना माफ है। एग्रीकल्चर लैंड हमने किराए पे दे दी जी, कितना किराया आया? 4 मिलियन, लेकिन फेयर मार्केट किराया कितना है? Under the provisions of Phuppa ji का ordinance and rules made by Phuppa ji, compute the total income of Mr. Shahid and also calculate the tax liability। अब ये तो एक ही सफ़े पे कर दें, और चौथा सफ़ा बन रहा है आपका, चौथा सफ़े के ऊपर ये सॉल्व करेंगे और 5वें सफ़े पे इसकी वर्किंग कर लेंगे। शुरू करें। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा ये कौन सी थी दरमियान वाली? और मैं कह रहे हैं दरमियान वाली इनकम फ्रॉम, और ये कौन सी इनकम है? एग्जेम्प्ट इनकम। अच्छा जी, फॉरफिटेड डिपॉजिट बोलें 6 मिलियन। जिंदगी गुजर गई भाई, हमें तो फॉरफिटेड डिपॉजिट के स्पेलिंग नहीं याद हुए। सही लिखे हैं, कभी हो जाए नहीं आएगा ना, नहीं सही है, नहीं है सही, ये वाला ई नहीं आएगा ना, ये वाला ई नहीं आएगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट। अच्छा जी, बताएं कितने का बेचने का सोचा था, कितने का अब्बू ने खरीदा था, कितने का अब्बू ने खरीदा था? 40 का। जब अब्बू की डेथ हुई कितने का था? 50 का। मैंने कितने का बेचने का सोचा था, लेकिन मैंने डिपॉजिट पकड़ा 6, और वो मैंने डिपॉजिट पकड़ा, वो बंदा भाग गया, कहते हैं मैंने बकाया पैसे नहीं देने, तो मैंने 6 मिलियन पे कब्जा कर लिया, फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो फॉरफिटेड डिपॉजिट किसका? बंगले का। मैं इधर आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैंने इधर बंगला क्यों लिखा है। ऐसे ना किया करो, जो मैंने बाद में बताना हो वो उस वक्त ना बताया करो, तो बहुत फन्ने खा बंदा, टेस्ट में नंबर देखूंगा तेरे। 6 मिलियन। अच्छा, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है नहीं, ऐसे करें, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है नहीं, तो अब ऐसा करें कि कौन सा अलाउंस निकाल लें? रिपेयर अलाउंस। ये बोंगला है ना, अगर लैंड होती या ओपन प्लॉट होता तो ना निकालते। एक आपको ना एक रिदम में भी लाया जा रहा है, 1-2 सवाल इसके बाद हम और करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, आपका उठने को दिल नहीं चाहिए। मैं मतलब एक चीज में आपने ऐसे आना है कि आपको फील ही नहीं होना, कह रहे हैं यार वो असर होगी, हो तरीक है। लेस रिपेयर अलाउंस 6 into 1 by 4.8। अंजम ना तंग किया कर उसको इतना, बात यहां तक पहुंचे। ओके, अच्छा ये ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी का बेचना असल में पूरे सवाल में ना हाईलाइट कर लिया करें चीजें। जैसे ये क्या था? सोल्ड बंगला,
लेट आउट फैक्ट्री अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी, रेंटेड आउट एग्रीकल्चर लैंड। ये बातें ढूंढनी होती हैं जहां से पता चलता है कौन से हेड में जाना है, केड़े सरचे पाने। सोल्ड द बंगला कौन सी इनकम है? अभी पिछले सवाल में भी हमने, पिछले सवाल में बंगला नहीं बेचा जी। सोल्ड द बंगला कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम, लेकिन कौन सी? सेपरेट ब्लॉक। डिस्पोजल ऑफ बोंगलो, बोंगलो 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 गोंगलू, गोंगलू खाया कभी? कच्चा, कच्चा भी खाया। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ गोंगलू, कितने का बेचा गोंगलू? 50। अब जो बंदा कॉस्ट बताएगा ना, वो बंदा जो है, मतलब ठीक है, वो मतलब कॉस्ट क्या लें, जो अबू के हाथों में थी या जिस दिन हमें मिला उस दिन की फेयर वैल्यू? थोड़ी देर पहले जो सास के हाथों में थी, और अब अबू के हाथों में है। अबू के हाथों में जब थी तो ये कितने की थी? 14 मिलियन का गेन आ गया। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम, अच्छा अच्छा, मैं किराया बताएं महीने का कितने? कहां से पता चला महीने का है? अच्छा, 12 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? यकम जुलाई 21 को किराए पे दिया ना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलॉन्ग विद लैंड एंड बिल्डिंग, है जो भी है। किराया 1 मिलियन इंटू 12 मिलियन किराया आया, माइनस क्या कर दें? रिपेयर एक्सपेंस। कोई लफ्ज बोलें। एनी कौन बोला? एनी कौन बोला? हाथ खड़ा करें। कौन बोला? इधर से आवाज आई है। कौन बोले? तो 100 रुपए नाम दें, 100 रुपए नाम। एनी हमने पढ़ा था, अपना नाम तो नहीं लिया? अच्छा नहीं, हमने पढ़ा था कि अदर सोर्स के चैप्टर में किसी भी किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। याद है? याद आ रहा है लफ्ज एनी? तो अदर सोर्स के चैप्टर में पूरा का पूरा खर्चा माइनस करें, कोई रिपेयर। अच्छा अच्छा, मैं नहीं बोल रहा था, मैं भी ले लेता 100। तो बोलते फिर बोलते। किसने बोला था? ऊंची बोलना था, ऊंची तेरे कान में। एनी लेस बोले बोले बोले, रिपेयर अलाउंस नहीं, रिपेयर अलाउंस, रिपेयर एक्सपेंस 3 अगर मैं भी फिजिकली बैठा होता तो मैंने भी बोल देना था। 8 डेप्रिसिएशन कहां से माइनस करूं? एसेट की कॉस्ट ही नहीं दी हुई, मतलब सॉरी बट कॉस्ट दी होती तो डेप्रिसिएशन में माइनस कर देते। तो सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। किसने पूछा? हाथ खड़ा करें। हाँ हाँ, 50 रुपए दें भाई इनाम, 50 रुपए इनाम दें। सवाल बहुत अच्छी, मतलब सवाल पूछ लेना चाहिए था इस मौके के ऊपर। तो डेप्रीसिएशन, मैंने भी बड़े सवाल पूछे हैं जिंदगी में। अच्छा, तो डेप्रीसिएशन जरूर माइनस करते अगर एसेट की क्या दी होती? कॉस्ट दी होती। टाइम निकाल के आए किसी दिन, बहुत न्यूमेरिकल करनी है बहुत। आप लोग तंग
संडे को चुपेड़ मारूं, संडे को मैं आऊंगी, इतना तू। अच्छा, वर्किंग फॉर इधर ले, इधर इधर, हाँ उसी लास्ट रो में शायद किसने बोला था। अच्छा, he owns an agricultural land in Punjab. On January 2022, he rented out the agricultural land at annual rent of 4 million. And the fair market rent was, अच्छा ये ना थोड़ी सी नई बात है, जरा प्रेजेंटेशन की एक एडजस्टमेंट है, इसको देख लें कैसे। बेशक आपको वो देने की जरूरत नहीं है हेडिंग, अगर देनी है तो इसकी हेडिंग इस तरह होगी, एग्जेम्प्ट इनकम, रेंट, एग्रीकल्चर लैंड, बस 5 ही लिख लें, हायर लिख लें, टेक्स्ट तो नहीं लगाना, वो मैं आपको फेस पे जाके बता दूंगा, ठीक है। मुझे पहुंचने दें मुंह तक, मैं फिर एक ही दफा सवाल के। हाँ अच्छा, किधर है, ही ओन्स ऑन यकम जनवरी ही रेंटेड आउट, और एनुअल रेंट 5 है, पैसे लो 50 रुपए लो, 50 रुपए लो, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। ये कितने अरसे का है, ये कितने अरसे का है, साल का है, और हमने कब किराए पे दिया है, यकम जनवरी। अगर मैं अटेंटिव होता तो सोच रहा हूँ 50 200 हो जाने थे, इस तरह ना सोचा करें, मतलब आप लोग सोचा करें आइंदा इंशाल्लाह मैं। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले भी कुछ याद करा दीजिएगा, कोई आपसे सवाल पूछ के इंशाल्लाह आपको इनाम दे देंगे, आप तो हमारे आंखों के तारे हैं। 5 कितने अरसे का किराया है, 1 साल का, लेकिन हमने कितना अरसा किराए पे दिया लैंड को, इन्हों क्यों नजर आ जाते हैं एनुअल, मीनू नहीं नजर आता, सार नू भी नहीं नजर आया, लेकिन मीनू 2.5। रशीद होर छड़, एक दो एक सवाल इस तरह के और हो गए ना तो टेस्ट में मैंने तुझे अपने पास भी नहीं टपकने देना। 1-2 सवाल सर ने अपने हाथों से कर दिए ना, फिर मेरे टेस्ट तो देखा करें, नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा, आप टोटल कराएं। मिस्टर शाहिद, सन ऑफ शबाना, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2022। बोलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4.8। वो उस्मान को फैकल्टी रूम में सीट को कपड़ा छपड़ा मारे, मैं आ रहा हूं, क्लास खत्म होने वाली है, आप लोगों को बताना था। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, बोलें, यहां लिखा करें कौन सी वाली, डिस्पोजल ऑफ बोंगलो सिक्योरिटीज, हाय सॉरी, डिस्पोजल ऑफ बोंगलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अच्छा भी वैसे कल हमने एक जगह पे सुना है कि डॉगी भी सोया हो तो आराम से गुजरा करें, तो इसलिए जो है ना हम ध्यान रखा करें चीज़ों का, तरा ना काटा करें। 8.5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वैसे एक बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 8.5। आगे चलें, एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब ये कि रूममेट सोया और आप अंजम बड़े अरसे बाद तेरी कॉल आई, वो सोया 2.5 एग्जेम्प्ट इनकम। इधर इनकम को फिर दोबारा माइनस कर देंगे, टोटल इनकम 29.8 लेस सेपरेट ब्लॉक को माइनस करें, कितनी 2 सेपरेट ब्लॉक नु माइनस करो 15.8। अल्लाह, सेपरेट ब्लॉक को माइनस करें
जी 14 माय डियर, 14, दैट्स नाइस। एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस करें। एग्जेम्प्ट इनकम को क्यों मैं माइनस कर रहा हूं? अच्छा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, गाली में होगी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगना ना, उस पर टैक्स नहीं लगना। एग्जेम्प्ट इनकम बोले 13.3। इतनी गौर से ना नोट कर, इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, टेक लगा। कोई ऐसी चीजें हैं ना, मैं बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे रिलैक्स, आसान सन न्यूमेरिकल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई ऐसा होता तो मैं खुद बताता। अगर सॉरी किसी को ये बात बुरी लगी, लगनी भी चाहिए थी। टैक्सेबल इनकम, और ये बहुत है, जितना आप रिलैक्स होकर बैठेंगे ना उतना तसल्ली से। एक दफ़ा एक स्टूडेंट, अभी तक याद है मुझे, कोई, और ये पुरानी बात है, 10-12 साल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आया, ज़्यादा होगी 6-7 साल पुरानी, और जो मर्जी जितना मर्जी मुश्किल कॉन्सेप्ट हो रहा होता था ना, और वो ऐसे बंदा, उसको देख के मैं खुद रिलैक्स हो जाता था। उसके बाद स्टूडेंट ऐसा, हो सकता है माशाल्लाह आप में भी कोई हो, लेकिन जो मर्जी कर दो उसका चेहरा ऐसे नहीं होता था। टैक्स, लेकिन छुट्टी नहीं की थी ना कभी, छुट्टी नहीं। भाई 100 रुपया नहीं, असल तो सेंस ऑफ अचीवमेंट। अच्छा जी 13.3 पे देखें। $13.3 मिलियन। ओए उस्मान को 5-6 मिनट लग जाएंगे, जो सरचार्ज भी निकालना पड़ेगा। भाई इधर जरा खुला खुला करके टैक्स निकालते हैं, खुला खुला। अंकल जी को मैसेज करते 10 मिनट में लेट हूं, जो बाहर खड़े हैं जल्दी। अब आप इंडिपेंडेंट हो जाए, आप पता नहीं कितना टाइम लगा करना है। वो आप लोग कह रहे हैं न्यूमेरिकल जरा रिवाइज करा दें, कराऊंगा तो फिर आप कहेंगे नहीं। 13.3 के ऊपर टैक्स लगाएं। कि ना सरचार्ज तब लेना होता है जब टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो। लेकिन अभी सरचार्ज की टेंशन ना लें, अभी मोबाइल की चार्जिंग की अभी आप टेंशन लें कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है। बताएं कितनी है? 56 लाख से ज्यादा, तो ये सीरियल लगेगा। अब वो टैक्सेबल इनकम है मेरी 13.3 मिलियन, नहीं 1 करोड़ में ना बोलो, वो है मेरी 13.3 मिलियन, 13.3 मिलियन। तो कैलकुलेटर पकड़ें, लिखें 13, पूरी क्लास में अभी निकलने लगा कैलकुलेटर जल्दी, 13,300,000 माइनस 56 लाख। अच्छा 1610,000 जमा 45% ऑफ व्हाट? 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। तो उसमें से 56 लाख माइनस करें और जवाब बताएं। 77,000। चलिए मैं जवाब क्या आ रहा है? 5। अच्छा इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, नहीं 10 से नहीं 1 मिलियन से, ताकि ये रुपीज इन मिलियन में हो जाए ना। तो हम सवाल किस में सॉल्व कर रहे हैं चाचू? हम सवाल किस में सॉल्व कर रहे हैं? रुपीज इन मिलियन में ना। तो कैलकुलेटर पे से डिवाइड करें 1 मिलियन पे, तो जवाब आ जाएगा 5.075। राउंड करके इसको 5.1 या ऐसे भी, लेकिन छोड़ें अभी, शुरू वाले दिन रहने दें। 5.075 मिलियन। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, माशाल्लाह। अच्छा जी आगे चलें सर। अच्छा भाई, जिस बंदे की साथ वाले के रजिस्टर पे इस पे उंगली रखें और बोलें ये 10 मिलियन से ज्यादा है, ये 10 मिलियन से, अगर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे? सरचार्ज। क्या लगाएंगे?
सरचार्ज बोलें कितने %? A surcharge shall apply when individual and AOP 10%. ये कैलकुलेटर पे क्या लगाना सरचार्ज? कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है। एड सरचार्ज 5.075 इंटू 0.50, यही आएगा ना जवाब। इसके ऊपर लगेगा जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूं उसी के ऊपर लगेगा। जिसके ऊपर मैंने लगाया उसी पे लगेगा। लग गया बस, आगे चलने तो सॉल्व होगा, पेबल टू गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे, फिर पूछना सवाल। ओके गाइस, लेट्स वेट। मुझे क्यों निकाला? 14 मिलियन कह रहे हैं ना, इसको निकाला क्योंकि इस पे सेपरेट रेट है ना। कोई बोल रहे हैं हाँ जी बोलते हैं। इसको इसलिए निकाला कि इसकी इनकम ही माफ है, लेकिन इसको तो निकालना है ना। इसको इसलिए निकाला कि इस पे टैक्स लगना है। अब खूबसूरत सा ए लिखें, एड टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ बोंगलो गोंगलू। किस चैप्टर में जाएं? अम्मी आज सर ने 2 न्यूमेरिकल करवाए। अम्मी बताते हैं घर जाके कारगुजारी यानी क्या क्या हुआ। अम्मी मैं जा रहा था, कैसे नहीं पढ़ लो। अच्छा जी, कैपिटल गेन का चैप्टर। जागते रहना भाइयों, साढ़े दिन रहना। अच्छा जी, ये तो इस वक्त तो आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए ना, पहले सानू मुकान दी पई है तो तुसी क्वेश्चन देखो अपने, इरेलीवेंट सवाल पूछ रहे हो। अच्छा भाई, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस दिन इसने इनहेरिट किया है। असल में इसके लिए वो डेट ऑफ परचेज है। वैसे तो दी नहीं हुई कि फादर ने अपने लिए कब खरीदा था। इसको इसने किसने इनहेरिट किया है? 16 जून 18। आपको पता है डेट ऑफ परचेज की बेस पे डिसाइड करना होता है, लेकिन जब मैंने इनहेरिट किया मेरे लिए तो परचेज वही है, तो डेट वो लेनी है जिससे मुझे मिला। क्या है? ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है? बंगला ना फ्लैट में तो नहीं जाएगा, ओपन प्लॉट में बंगला। इधर देखें ना, बंगला कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। आप बताएं होल्डिंग पीरियड क्या है? नहीं सॉरी, इसमें से और इसमें से देख के बताएं डेट ऑफ परचेज क्या है, कब बाय की है? 16 जून। तो इसके बाद बाय की है या इससे पहले बाय की है? सही है। अब अगला सवाल है होल्डिंग पीरियड। 16 जून 18 पे उंगली और 31 मार्च 22। बोलें 16 जून 19, 16 जून 20, नहीं 21 क्यों, मैं मेरे साथ चलो ना। 16 जून 21 और 16 जून 22 से पहले पहले बिक गया। तो ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। तो ये बंदा 4 साल से कम जिंदा रहा है। किसी की पैदाइश और मरने की तारीख बता दी जाए तो आप बता सकते ना कितना सा दुनिया में रहा। तो 3 साल कुछ महीने का हो गया था, दुनिया से चला गया। तो इसका मतलब है 4 साल से कम और 3 साल से ज्यादा। ये वाला एक्सीड 3। ओके अटेंटिव में आप ऐसे ही कह रहे होते थे। मैं
लेकिन क्या 40। जी बोलें। 6.2825 28 लड़ लो आप डंडे छोटे ले आ। चलें जी, अब टेस्ट डिस्कस करते हैं। टेस्ट ना जैसे आप कहते हैं, ठीक है, क्लोज करें, जैसे आप कहते हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको ज्यादा पढ़ा के क्या करना है। बस जाएं।